स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स पे। मैं गणेश सिन्हा और आज का टॉपिक हम लोगों का एमसीक्यू अकाउंटिंग क्वेश्चन जो कि आपका यूजीसी नेट और टेट, एस टेट, जे टेट, यूपी टेट, एमपी टेट सभी टेट के लिए एलिजिबल है। और यही सब चैप्टर है आपको पढ़ना है अकाउंट में। मैंने स्टार्टिंग से लेकर के पढ़ा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको पूरा वीडियो मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाया है। क्वेश्चन नंबर 121 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। व्हाट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इफ मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखिए यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, केस लगा करके 2 लाख रुपया। तो क्या इसका एंट्री क्या होगा, इसका कहना यही है। ठीक है, मतलब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, मतलब इसका एंट्री क्या होगा। तो देखिए इसका एंट्री जो होगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए इसका, अब देखिए यहाँ पर कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट किस ऑप्शन में है वो आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए बिजनेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो बिजनेस को करेगा नहीं, है ना। कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट यहाँ पर दिया है, गलत दिया हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ये होगा। और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए में देखिए क्या दिया, मिस्टर एज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ए का अकाउंट को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि नगद पैसा वो लगाया है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया है। जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख क्लियर है। तो ऐसे ये एंट्री को प्रिपेयर करना आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122, गुड्स रिटर्न बाय द बिजनेस, गुड्स रिटर्न कर रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू सप्लायर, नोटेड इन विच बुक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए गुड्स रिटर्न कर रहा है ना, गुड्स रिटर्न बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू सप्लायर, नोटेड इन विच बुक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये किस बुक में होगा, तो ये परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक में। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखा रहता, डेबिट नोट्स ओनली, तो परचेज बुक। समझ में आया। द परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न बाय द बिजनेस organization to the suppliers. The goods purchased for cash and return are not recorded in this book. When the goods are returned to the supplier, a debit note is sent to him indicating that his account has been debited with the amount mentioned in the debit note. क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 123 का, द बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज। तो ये क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज क्या होता है, ये होता है आपका एसेट्स। ऑप्शन नंबर सी होगा पेटी कैश। कैश क्या है बताइए, कैश से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कैश है, एसेट्स है। तो पेटी कैश मतलब खुदरा लागत, इसको खुदरा खर्च, इसको या तो मतलब खुदरा नकद इसको बोले। जो डे बाय डे हम लोग जो कैश पेमेंट करते हैं या तो कैश रिसीव होता है, उससे बोलते हैं पेटी कैश। द जनरल लेजर अकाउंट्स पेटी कैश इज रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट एज अ करेंट एसेट्स। ओके, often the balance in the petty cash amount is combined with the balances in other cash accounts such as checking accounts and the total will be recorded on the balance sheet as। तो यहाँ पर पेटी केस जो होगा वो क्या होगा, करेंट एसेट्स में आएगा, क्योंकि डे बाय डे रिसीव्स और डे बाय डे एक्सपेंसेस को यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसे पेटी केस कहते हैं। दैट पेटी केस अकाउंट शुड बी replenished just prior to using the financial statement so that the amount of currency and coins on hand is equal to the balance in the petty cash accounts. This also ensures that the recent petty cash disbursements are recorded in their appropriate accounts of an expenses account। समझ में आया है। यहाँ पर बताया क्या, ये जो कॉइन होता है मतलब डे बाय डे खर्च करने के लिए करेंसी एंड कॉइन, या तो आप रिसीव कर रहे हैं या तो आप पेमेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटी कैश। 124 क्वेश्चन है, फर्म हैज टू टेक डिसीजन अबाउट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स डिफरेंटेशंस एंड हेंस द लेवल ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस इन देश मार्केट स्ट्रक्चर। तो इसको क्या बोलते हैं, देश मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब परफेक्टली कम्पिटिटिव, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता इसको बोलते हैं। परफेक्टली कम्पिटिटिव यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। मोनोपोली में क्या होता है, एकाधिकार होता है। समझ में आया। एकाधिकार यानी कि एक होगा यहाँ पर सेलर और बायर बहुत सारे होंगे, तो मोनोपोलिस को बोलते हैं।
समझ में आया? यानी कि एक बायर होगा, मतलब सेलर होगा और बायर होगा बहुत सारे, तो वो अपना मन का उस वस्तु पर कॉस्ट लगा सकता है, क्योंकि वहाँ पर इकलौता है ना, उसको बोल देते हैं मोनोपोली। अब मोनोपोलिस्टिक्स कॉम्पिटेटिव, इसको बोलते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता, मतलब बस इसी तरह का ये भी है। समझ में आया? नेक्स्ट परफेक्टली कॉम्पिटेटिव, इसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मतलब पूर्ण प्रतियोगिता, यहाँ यानी कि यहाँ पर फुल्ली कॉम्पिटेटिव है, यानी कि जो सेलर भी होगा वो सेलर भी होगा मोर देन, और बायर भी होगा मोर, दोनों की संख्या ज़्यादा है, कोई चीज़ का कमी नहीं, किसी का मनमानी नहीं चलेगा। जैसे भी हम लोग मार्केट जाते हैं कोई भी वस्तु खरीदने के लिए, तो देखिए अब एक वस्तु को हम लोग 10 जगह पहले पता कर लिए कि कहाँ क्या भाव चल रहा है, तो देखिए सब जगह भाव एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर परफेक्टली कॉम्पिटेटिव है। ओके, यदि रहता एक ही सेलर वहाँ पर हो कोई भी चीज़ को बेचने के लिए, तो वो अपना मनमाना कॉस्ट जोड़ सकता है। समझे? perfectly competitive, perfect competition is a market structure in which following 5 criteria are met। देखिए यहाँ पर 5 क्रिटेरिया मेट किया जाता है। पहले है all firms sell in identical products, all firms are price takers, they cannot control the market price of their products, all firms have a relatively a small market share, buyers have complete information about the product being sold and the price charged by each firms, the industry is characterized by freedom of एंट्री एंड एग्जिट। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे जो होता है पूरा फ्रीडम, आज़ादी फील होता है। जो क्रेता होगा मतलब जो बायर होता है वो अपना आज़ादी से सामान को खरीद सकता है, और उसको मन नहीं है तो नहीं लेगा, पूरा उसके पूरा बाज़ार का जानकारी वो लेगा, उस वस्तु से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन वो लेगा, उसके बाद उसको मन करेगा तो लेगा। समझे? इसमें कोई भी तरह का बाध्य नहीं किया जाता है, इसमें कोई तरह का बैरियर नहीं होता है, ओनली यहाँ पर क्या होता है फ्रीडम। ओके, परफेक्ट कंपटीशन इज समटाइम्स रेफर्स टू एज प्योर कंपटीशन, थस ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। ओके, क्लियर है? तो आई होप ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। द ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड इज, देखिए ट्रेड डिस्काउंट जब रिसीव करते हैं, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कुछ भी सामान, मान लीजिए मैं एक शर्ट लेने के लिए गया कोई भी बाजार, ठीक है, तो शर्ट का वैल्यू था 1000 रुपया, और ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, तो उस डिस्काउंट का वहाँ पर हम लोग जिक्र ना करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर 1000 का 10% कितना 100 लेस करके 900, यानी कि 100 जो ट्रेड डिस्काउंट था उसका कोई भी एंट्री नहीं किया जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री जो है हम लोग नहीं करते, ओनली कैश डिस्काउंट जब होता है तो उसका एंट्री किया जाता है। समझ में? कैश डिस्काउंट होगा तो उसको एंट्री किया जाएगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग एंट्री नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट रिसिप्ट दिया हुआ है, तो आप जहाँ पर भी होगा नॉट रिकॉर्ड वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर रियल अकाउंट दिया ये तो नहीं, लाइटिज अकाउंट ये भी नहीं होगा, रेवेन्यू अकाउंट ये भी नहीं होगा, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको अकाउंट्स का बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, यही इसका राइट आंसर है, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ओनली कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। आई होप समझ में आया। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार लिया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन जो बताया था आपको, डेबिट नोट, जब डेबिट नोट मिले तो आप परचेज रिटर्न में, और क्रेडिट नोट मिले तो सेल्स रिटर्न में आप क्लिक कर देंगे, वही आपका राइट आंसर होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बार नहीं 100 बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। 126 में दिया हुआ, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड दैट द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय 1000, द डिफरेंस विल बी, यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, तो इसका डिफरेंस जो होगा यहाँ पर क्या बताया कि हम लोग जब प्रिपेयर करें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करें, तो अकाउंटेंट्स क्या पाता है कि डेबिट साइड 1000 से शॉर्ट कर गया है, तो 1000 से जब शॉर्ट कर गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दिस डिफरेंस विल बी, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट से। समझ में आया? क्योंकि जब शॉर्ट करेगा ना तो डेबिट करेंगे। समझ में आया? शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट कर गया, डेबिट साइड शॉर्ट बाय कितना 1000, तो डेबिट साइड में ही हम लिखेंगे 1000, तो डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट, उस जो 1000 रुपया शॉर्ट कर गया था उसी 1000 का नाम हम लोग दे देंगे सस्पेंस अकाउंट। बाद में पता चलेगा कि क्या चीज़ था, हो सकता है कि इलेक्ट्रिक बिल
आपने हो सकता है इलेक्ट्रिक बिल वाला पर्ची भूल गया होगा। 1000 मान लीजिए 1000 का कोई खर्च जो था, ठीक है, 1000 का खर्च जो था वो छूट गया। हो सकता है इलेक्ट्रिक में बिल होगा 200 रुपया का, हो सकता है इंश्योरेंस होगा 500 रुपया का, हो सकता है आपका कोई भी अदर एक्सपेंसेज होगा कि 300 रुपया का। तो ये तीनों छूट गया है, वो स्लिप आपके पास कहीं खो गया है, इसलिए 1000 मैच नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में लोग क्या लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद मान लीजिए हमको मिल गया कहीं कभी, तो उसमें हम लोग यहाँ पर ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है। तो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो इस कंडीशन में जब आप वो चीज़ पता नहीं है कहाँ से मतलब ये डिफ़र करा, ये शॉर्ट कैसे किया, तो आप सस्पेंस अकाउंट लिख सकते हैं। और यदि ओवर करेगा तो भी हम आप वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड इज ट्रांसफर टू द सस्पेंस अकाउंट इफ डेबिट साइड इज शॉर्ट इज डेबिटेड। ओके, जब डेबिट साइड शॉर्ट करेगा तो हम लोग डेबिट करेंगे, और क्रेडिट साइड शॉर्ट करेगा तो क्रेडिट करेंगे। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम इन अ 3 कॉलम केस बुक। यहाँ पर देखिए इसमें से कौन है जो कि 3 कॉलम केस बुक नहीं है, ये आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो केस कॉलम यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलम इन अ 3 कॉलम केस बुक। जब हम लोग 3 कॉलम केस बुक बनाते हैं तो पता है ना क्या क्या चीज़ रहता है। तो देखिए, एक होता है केस कॉलम, एक होता है बैंक कॉलम, और एक होता है डिस्काउंट का कॉलम। 3 कॉलम आपका 3 कॉलम केस बुक में 3 कॉलम हम लोग बनाते हैं, एक केस, बैंक और डिस्काउंट। तो आपका देखिए ये तीनों से यदि बाहर है वही आपका आंसर नहीं होगा। समझ में आया। यहाँ पर पूछा क्या है कि इसमें से कौन जो है कि 3 कॉलम केस बुक के अंतर्गत नहीं आता है, इसमें कौन है। तो देखिए केस तो आता है, मैंने बताया, डिस्काउंट भी आता है, बैंक भी आता है। तो आपका पेटी केस कॉलम जो है वो नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर पेटी केस कॉलम आपका राइट आंसर होगा, है ना। इसलिए आपको ये समझना चाहिए, ये जानकारी होना जरूरी है कि केस 3 कॉलम केस बुक में क्या क्या लिखते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए डबल कॉलम केस बुक में हम लोग क्या लिखते हैं। तो डबल कॉलम केस बुक में हम लोग क्या लिखते हैं, तो ओनली केस और बैंक। समझ में आया। 3 कॉलम केस बुक में हम लोग केस, बैंक और डिस्काउंट तीनों लिखते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेटी केस कॉलम। द 3 कॉलम्स ऑफ अ 3 कॉलम केस बुक आर केस कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, बैंक कॉलम। ओके, 128 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, जर्नल एंट्री फॉर गुड्स 5 क्या दिया हुआ, 50 विच डाउन बाय प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज विल बी। यहाँ पे देखिए ये 50 रुपया वो निकाला है, ठीक है, 50 रुपया निकाला है पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर। मतलब कि मान लीजिए कि आप कोई भी बिजनेसमैन का आप मतलब बिजनेस का प्रोप्राइटर है, और अपना बिजनेस से आप पर्सनल यूज के लिए, हो सकता है चाय पीने के लिए, हो सकता है आप स्नैक्स खाने के लिए 50 रुपया उसी से निकाल लिए, है ना। तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, उसका एंट्री तो करेंगे ना, क्या 50 रुपया छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। बिजनेस में आपको हर चीज़ को लेके चलना होगा, तभी आप उसका एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकलेगा। समझ में आया। इसलिए क्या करेंगे, हो सकता है 50 रुपये जहाँ 500 रुपया हो, है ना, इसलिए आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है। तो 50 रुपया आप विथड्रॉन किए हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उसका एंट्री जो होता है वो होता है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, तो यहाँ टू कैश अकाउंट्स होगा। तो यहाँ पर जब नकद बात होता तो ठीक है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब नकद का बात होगा तो। लेकिन यहाँ पर बोला क्या है, फॉर गुड्स, 50 रुपया का गुड्स निकाल दिए। तो गुड्स जब निकालें आप, तो टू कैश नहीं होकर के क्या होगा, टू परचेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि यदि नकद निकालते तो टू कैश होता, लेकिन नकद आपने नहीं विथड्रॉ किया है, 50 रुपया का कोई सामान ही आपने विथड्रॉ कर लिया है। हो सकता है वहाँ से आपने कैलकुलेटर का वैल्यू था 50 रुपया, उस कैलकुलेटर को ही निकाल लिया, है ना, पर्सनल यूज़ के लिए। तो वो तो बिजनेस में तो नहीं ना फिर वापस करेंगे, वहाँ से तो आप निकाल लिए। तो उसका एंट्री क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। यदि नकद में निकालते तो टू कैश होता, लेकिन कैश यहाँ पे नहीं होगा, टू परचेज अकाउंट। ओके, तो अब ये क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन आता भी है, जब ड्राइंग आप करते हो तो ये ड्राइंग का जो पैसा जो है, ड्राइंग का अमाउंट है, किससे डिडक्ट होगा, ये आप कमेंट करके बताइए। जो ड्राइंग आपने किया उस वो किस अमाउंट से डिडक्ट होगा। तो बता दूं आपको, ये कैपिटल से डिडक्ट होता है, ऑलवेज डिडक्टेड, है ना, फ्रॉम कैपिटल। ये कैपिटल से डिडक्ट होता है। एक और क्वेश्चन आप सीख लीजिए, ड्राइंग जो करते हैं हम लोग वो कैपिटल से डिडक्ट होता है। तो मैं बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए कमेंट करके।
ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, देखिए ऑप्शन में कहाँ कर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया हुआ डेबिट परचेज, परचेज को डेबिट कर दिया, नहीं ना, परचेज को क्रेडिट करना है, ठीक है। यहाँ पर सेल्स को डेबिट कर दिया, तो सेल्स को डेबिट क्यों करेंगे, सेल्स का कोई काम ही नहीं हो रहा है ना। अब देखिए डेबिट ड्राइंग, ड्राइंग को डेबिट कर रहा है और क्रेडिट को परचेज कर रहा है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और डी में क्या दिया, डेबिट परचेज, परचेज को डेबिट नहीं करना है, क्रेडिट में कर लिखा हूँ ना। समझ में आया आपको? चलिए कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन बताइए। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा है क्वेश्चन में, इसको आप मार्क्स कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, डेबिट ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट परचेज अकाउंट, चलन एंट्री इसका बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्रेडिट परचेज ऑफ कॉटन, क्रेडिट परचेज ऑफ कॉटन डीलर वर्थ 10,000 विल बी एंटर्ड इन, यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट परचेज। जब भी क्रेडिट परचेज की बात आता है तो आप परचेज बुक में इसको डाल दीजिए, ठीक है। तो सेल्स बुक में होगा नहीं, बिल्स रिसीवेबल बुक में क्यों होगा, क्योंकि परचेज यहाँ पर उधार में किया है ना, बीआर से कोई मतलब नहीं है, सेल्स से भी नहीं, क्योंकि परचेज किया तो सेल्स बुक में क्यों डालेंगे। यहाँ पे परचेज बुक होगा, जनरल बुक में नहीं हो, जनरल प्रॉपर में नहीं हो जाएगा, ये परचेज बुक में जाएगा इसका एंट्री। क्रेडिट परचेज ऑफ कॉटन बाय कॉटन लीडर विल बी ट्रीटेड एज परचेज ऑफ गुड्स एंड हेंस एंटर्ड इन द परचेज बुक, क्लियर है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रिपरेशन ऑफ रेडिकल फाइनल स्टेटमेंट वुड भी क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस में आपको बताना है कि सही क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो, यहाँ पर सबसे पहले जो होगा प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके बाद हो जाएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और उसके बाद होगा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसके बाद होगा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, क्लियर है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी होगा। फर्स्ट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे देखिए फर्स्टली प्रिपेयर्ड ट्रायल बैलेंस, देन विथ हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड, एंड देन कैश फ्लो स्टेटमेंट आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट विल बी अपीयर्ड। समझ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो बताया मैंने पहले स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, पहले क्या होगा, ट्रायल बैलेंस, है ना। तो ट्रायल बैलेंस पहले होगा, तो यहाँ पर 3 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद क्या होगा, तो ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4, तो यहाँ पर 4 देखिए, यहाँ पर जो सी दिया गलत होगा, सी नहीं होगा ना, 3 4। उसके बाद यहाँ पर प्रिपरेशन बैलेंस शीट होता है 1, और लास्ट में होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर 2। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।